मतलब 110% में श्योर हुई फ्रॉड है। ठीक है, मेल आ रही है किसी टिफनी के नाम से, रिपोर्ट मुझे करना है किसी लिंडा को, और बात मुझसे किसी पैमेला ने बात की है। तो ये बहुत बड़ा फ्रॉड है यहाँ पे। बैग ऐसे लगे हुए हैं लाइन से, और मैं भूल गया मेरा बैग कैसे दिखता है। बट एक अच्छी बात है, मेरी मम्मी ने हर बैग के ऊपर येलो रिबन बांधा था। तो ये रहा मेरा बैग, ये रहा मेरा सेकंड बैग, और ये रहा मेरा थर्ड बैग। कनाडा में 3 लैंग्वेजेस में अनाउंसमेंट होती है, इंग्लिश, फ्रेंच, थर्ड गेस करो, पंजाबी। वेलकम बैक गाइस। मेरा पहला कनाडा का व्लॉग काफ़ी स्पेशल है, और थोड़े शॉट्स मेरे एयरपोर्ट के ही हैं। बट बाकी इशू ये है कि अभी मुझे यहाँ पे 14 डेज़ क्वारंटाइन या आइसोलेशन में रहना पड़ेगा, क्योंकि कोवैक्सीन मैंने लगवाई है जो अभी भी अप्रूव नहीं है कनाडा में। तो मैं आपको पूरा प्रोसेस बताता हूँ। तो आप जब इमिग्रेशन की लाइन में मूव करते हो, जो मैंने वीडियो में भी दिखाऊँगा आगे, उसके बाद आपके बेस्ड ऑन आपकी कोवैक्सीन लगी है, आपको कोविड हुआ है कि नहीं, आपको कैटेगरीज़ में डिवाइड किया जाता है। तो अगर आपको कोविड नहीं हुआ है, तो आप जैसे मेरी कैटेगरी में हो, कोविड नहीं हुआ है, तो आपको नॉन इम्यूनाइज्ड माना जाता है कि आपकी कभी एंटीबॉडीज़ नहीं बनी। तो आपको फर्स्ट डे एक टेस्ट लेना पड़ेगा कोविड का। फॉर्चुनेटली वो मेरा नेगेटिव आया है। और फिर आपको 8th डे पे एक टेस्ट लेना पड़ेगा। उसके लिए वो आपको एक होम किट दे देंगे, वो आगे वीडियो में मैं दिखाऊंगा। तो 8th डे मेरा संडे को पड़ेगा। तो फ़िलहाल मैं आइसोलेशन में हूँ। राम जी ने 14 साल का वनवास किया था, हमारा 14 दिन का है। बट सही रहेगा काफ़ी। फुल से एक प्लेस है, मैंने booking.com से बुक की थी बर्नबी में, और यहाँ पे बेसमेंट में मेरा रूम है। तो मैं से जैसे जाते हैं, तो छोटा सा है रूम मेरा, एक बंदे के लिए, बट काफ़ी है। एक मिनट दिखाता हूँ। ये मेरा रूम है। आप देख रहे हो वहाँ पे एक खिड़की है। तो एक वेंटिलेशन का सोर्स बहुत मैंडेटरी है इसके लिए, आइसोलेशन के लिए। एक छोटा सा बेड है, एक टेबल, एक अलमारी, एक फ्रिज, एक केटल, बाहर वॉशिंग मशीन है और माइक्रोवेव है। वहाँ पे वॉशरूम है। तो वॉशरूम आपको प्रेफरेबली अलग लेना चाहिए, बट कनाडा में एक्चुअली ऐसा है नहीं कि सबके वॉशरूम अलग होंगे। तो फिर वॉशरूम जैसे ये है, शेयर्ड वॉशरूम से चलेगा, एज लॉन्ग एज आप इसे सैनिटाइज वगैरह करेंगे। तो जैसे मैं भी यूज़ से पहले और यूज़ के बाद अपने वॉशरूम को सैनिटाइज करता हूँ, तो वो मैंडेटरी है। ठीक है, बाकी बाहर मैं अवॉइड करता हूँ निकलना। अभी भी मैं इसलिए निकला हुआ हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे गार्बेज डालना था। रेस्ट सब सही है। थोड़ा आपको गाइड करता हूँ। मैंने एयर इंडिया की फ़्लाइट ली थी। तो एयर इंडिया की फ़्लाइट सही है, कंफर्टेबल है। एयर इंडिया की फ़्लाइट लेने का एक फ़ायदा है कि एयर इंडिया स्टूडेंट्स को 3 बैग्स ऑफ़र करता है। ज़्यादातर एयरलाइंस 2 बैग्स अलाउ करती है, बट एयर इंडिया 3 बैग्स अलाउ करता है। आपको बस एयर इंडिया के काउंटर पे अपना एडमिशन लेटर वगैरह दिखा के ये प्रूव करना पड़ेगा कि आप एक स्टूडेंट हो, और आपको 3 बैग्स मिलेंगे। तो वो बहुत सही चीज़ है। तो अगर कोई सोच रहा है तो एयर इंडिया से ट्रैवल करना। एयर इंडिया में एक जो मुझे सही बात नहीं लगी कि वहाँ एयर होस्टेस को अब तो टाटा ने टेक ओवर कर लिया है, होपफुली सर्विस पे काम होगा। बट एयर इंडिया में एयर होस्टेस को कुछ ज़्यादा पड़ी ही नहीं है। मतलब तुमने उनसे मांग लिया तो दे देंगे, वरना वो पूछेंगे नहीं, जैसे एयरलाइंस में पूछते हैं ना कि। तो ये थोड़ा सीन है। तो अगर एयर इंडिया से कोई भी ट्रैवल कर रहा है ना, तो मांग लेना यार जाके जो भी चाहिए ना। तो वो सब है। और थर्डली ये है कि एयर इंडिया में अब लोग यार वो अपनी सर्विस देने की पूरी कोशिश करते हैं, मैं मानता हूँ। लोग तो वैसे ही रहेंगे ना। मतलब मैं गया था तो किसी ने वॉशरूम इतना चोक कर दिया था कि उसमें पानी तक नहीं जा रहा था। मुझे ये समझ नहीं आ रहा, एयर सक्शन होता है एयरपोर्ट वाले जहाज़ों में,
पानी कैसे आ गया, पूरे चोक थी ना वो कमोड। तो यार ये सब तो कोई नहीं बता सकता, हमें खुद ही करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा है एयर इंडिया में। बाकी खाना एयर इंडिया का काफ़ी अच्छा है, लाइट है, प्लेन है, आपको ट्रैवल करते हुए लाइट ही खाना चाहिए, तो एयर इंडिया उसके लिए बेस्ट है। ऑल्सो यार ट्रैवल कर रहे हो तो एयरपोर्ट पे अपना फ़ोन लैपटॉप वगैरह सब चार्ज कर लेना। मैं एयर इंडिया की जिस फ्लाइट में बैठा था भाई, उसमें मेरी सीट पे मूवी तो चल रही थी बट ऑडियो बिल्कुल ख़राब थी, तो अपना एंटरटेनमेंट का फुल सोर्स खुद ही लाना। मेरी 15 घंटे की डायरेक्ट फ़्लाइट थी वैंकूवर तक, तो आप अपना देख लेना जैसा रहता है। फिर आप जब कनाडा लैंड करते हो, प्लेन से आप एयरपोर्ट से जाते हो, तो ये सिक्योरिटी चेक आता है। इधर ये क्या चेक करते हैं, ये आपके अराइव कैन की रिसीट या फिर ऐप पे अराइव कैन का स्टेटस चेक करते हैं। आपका जो वैक्सीनेशन है वो चेक करते हैं, ठीक है, आपका पीपीआर चेक करते हैं और आपका पासपोर्ट चेक करते हैं। तो ये आप एकदम रेडी रखना। और जब आप लैंड करोगे ना, तो आपसे वो मशीन में वो एक कस्टम का फॉर्म भी भरवाएंगे, वो फॉर्म भी। तो ये डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल रेडी रखना, हड़बड़ी करने की ज़रूरत नहीं है, बट ऑर्गेनाइज रहोगे तो चीज़ें ख़राब होने के कम चांसेस हैं। और इन दी एंड में यार बहुत लोगों को मैंने देखा वो ना पासपोर्ट मिसप्लेस कर देते हैं। भाई पासपोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो आपकी आइडेंटिटी है। आप जब बाहर हो तो पासपोर्ट बिल्कुल संभाल के रखना। एयरलाइंस में जब आप बोर्डिंग पास लेने जाते हो, मैंने एयर इंडिया से गया था, तो जो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, पासपोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, हर जगह लगेगा, पासपोर्ट बिल्कुल संभाल के रखना। सेकेंडली, अगर आप कनाडा आ रहे हो, जीन स्ट्रिंग की RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट बिल्कुल चाहिए होगी। अराइव कैन की रिसीट वो भी आप रेडी रखना, और आपकी टिकट ये आप रेडी रखना अगर आप एयर इंडिया से आ रहे हो। अगर आप स्टूडेंट हो, इसके साथ अपना कॉलेज का एक जो ऑफर लेटर आता है ना कि ही इज़ अ स्टूडेंट और ही हैज़ बीन एडमिटेड टू दिस कॉलेज और यूनिवर्सिटी, उसको भी रेडी रखना। क्योंकि एयर इंडिया क्या ऑफ़र करता है स्टूडेंट्स को, 23 kg के 2 बैग, उसके ऊपर अगर आप स्टूडेंट हो तो 23 kg का एक और बैग अलाउ करता है। तो अगर आप 3 बैग लेके आ रहे हो तो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आप स्टूडेंट हो। जो भी कोई भाई या कोई भी जो बंदा वैंकूवर एयरपोर्ट आ रहा है एज अ स्टूडेंट, उसको मैं ये बोलना चाहूँगा कि भाई एयरपोर्ट से निकलने से पहले आप इमिग्रेशन ऑफिस जाके अपना स्टडी परमिट प्लीज़ लगवा लेना। वो ऐसे बोनाफाइड पेपर में मिलता है, और वो बिल्कुल जहाँ पे आपका लगेज है ना, उसके उधर एक रेड बोर्ड है, इमिग्रेशन लिखा है बड़ा बड़ा, उसमें मिलता है। अपना लगेज कलेक्ट करो, लगेज को एक जगह इन्फॉर्मेशन काउंटर के पास पार्क करो और इमिग्रेशन ऑफिस जाओ। अगर आपको नई आइडिया लग रहा है कहाँ पे जाना है, प्लीज़ किसी एयरपोर्ट के स्टाफ से पूछना, किसी से भी मत पूछना, किसी बच्चे और किसी से भी मत पूछो, किसी को पता नहीं है, आप सीधा एयरपोर्ट के स्टाफ से पूछो। मैं फॉर्चुनेट था कि मेरे से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया ड्यूरिंग इमिग्रेशन, बट लोगों से पूछा जाता है। तो जो आपको डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आपको जब आप एंटर करोगे, एक रिसीट जनरेट होके देगी, जो कस्टम वाली रिसीट होगी, वो आपको रेडी रखनी है। पासपोर्ट आपको रेडी रखना है, अपना पीपीआर आपको रेडी रखना है। पीपीआर बहुत इंपॉर्टेंट है और पासपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको बिल्कुल रेडी करके रखना है। सेकेंडली, और भी कुछ चीज़ें वो पूछ सकते हैं, जैसे कॉलेज का ऑफर लेटर वो पूछ सकते हैं, कॉलेज की फ़ीस स्लिप्स वो पूछ सकते हैं। आपके GIC के 2 डॉक्यूमेंट होते हैं, एक वेलकम लेटर होता है और एक शायद इन्विटेशन लेटर होता है, या फिर ऐसी कुछ होता है, मैं देखता हूँ मेरे पास पड़ा होगा तो। हाँ, ऐसे एक वेलकम लेटर होता है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें लिखा होता है कि आपने GIC पेमेंट किया। 2 ही डॉक्यूमेंट होते हैं, उन्हें रेडी रखना। बहुत लोग बोलते हैं कि बायोमेट्रिक के इन्फॉर्मेशन लेटर, वैलिडेशन लेटर और इन्विटेशन लेटर तीनों रेडी रखने हैं, तो बायोमेट्रिक के भी रख लेना। वैसे कोई पूछता नहीं है, मेरे से तो किसी ने नहीं पूछा, बट रखने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर आप 10,000 कैनेडियन डॉलर से नीचे ला रहे हो वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आप जहीं 10,000 के बाद शायद कस्टमर डिक्लेयर करना पड़ता है। बट अगर आप कैनेडियन डॉलर्स ला रहे हो और आप कन्वर्ट करके ला रहे हो, जिससे भी आप कन्वर्ट करा रहे हो उससे प्लीज़ रिसीट लेके आना। और मैं भी ऐसी रिसीट लेके आया था, वो वैसे उन्होंने मांगी नहीं, बट सेफ हैंड के लिए रखने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कभी प्रूव करना पड़ गया कि आप कैनेडियन डॉलर्स कैसे लाए थे, तो ऐसी रिसीट थी मेरी, नॉर्मल चलती है। सेकेंडली, एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप कोई भी दवाइयाँ लेके आ रहे हो, मैं तो कनाडा में जो भी आ रहे हो उसे ये सजेस्ट करूँगा कम से कम 2 साल की दवाइयाँ ले आओ। बुखार, पेट दर्द, उल्टी, लूज मोशन, जो स्पेसिफिक चीज़ की दवाइयाँ हैं वो यहाँ पे बहुत महंगी और बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिलती, तो आप ले आओ, ठीक है। बेस्ट क्या रहेगा, आप किसी डॉक्टर से ना
एक प्रिस्क्रिप्शन बनवा के ले आओ। जैसे मैंने एक डॉक्टर से ये प्रिस्क्रिप्शन बनवाया था, इसमें उन्होंने सारी दवाइयाँ लिख दी कि ये चाहिए फॉर ट्रैवल एडवाइस करके लिख दिया था। तो उससे काफ़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे तो दवाइयाँ बहुत ज़्यादा महंगी हैं। लास्टली अराइव कैन की जो आपकी रिसीट है वो तो इम्पॉर्टेंट है ही, उसके साथ हाँ सॉरी मैं बताना भूल गया, अगर कोई बंदा जैसे मैं आइसोलेशन में हूँ, कोई बंदा और भी क्वारंटाइन कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो यार अपना ना एक क्वारंटाइन प्लान आप वर्ड डॉक्यूमेंट में बना के ले आओ, ठीक है। उसके लिए अगर फॉर्मेट वगैरह चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करना, मेरा क्वारंटाइन प्लान पड़ा है, मैं दे दूँगा। डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, अपने इंस्टाग्राम पे भी मुझे अगर करोगे तो मैं वहाँ पर भी बता दूँगा। उसमें से जिन डॉक्यूमेंट्स के आगे REQ लिखा है वो रिक्वायर्ड है, तो उन्हें तो रखना ही रखना। ज़्यादा डॉक्यूमेंट हो गए कोई दिक्कत नहीं है, कम डॉक्यूमेंट नहीं होने चाहिए। और REC वाले जो हैं रख लिए तो ठीक है, नहीं रखे तो कोई दिक्कत नहीं है। यार यहाँ पे ना ब्रिटिश कोलंबिया में एक फ़ायदा है कि ब्रिटिश कोलंबिया रिलेटिवली इतना ठंडा नहीं होता जैसे कनाडा में बाकी जगह है। ओंटारियो वगैरह में तो बहुत ठंडा होता है। यहाँ पे अभी 2-3 दिन से बारिश पड़ रही थी, तो उस चक्कर में थोड़ी ठंड थी। आज सूरज आया है तो काफ़ी सही था, मौका देख के मैंने नहा भी लिया। कोई भी आ रहा है कनाडा में, कहीं पे भी आ रहे हो यार, आप थर्मल ज़रूर लेके आओ, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी मैटर करती हैं। और थर्मल वगैरह यहाँ पे काफ़ी नेसेसरी हो जाता है। तो यहाँ के आप फिगर आउट करो कि यार मतलब मिल तो जाएगा, सब मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। प्राइस थोड़ा बढ़ा हुआ होता है, तो बस ये है। तो इंडिया से इतना अगर आप स्टूडेंट हो, आपको 3 बैग अलाउड हैं, तो ले आओ, क्या जा रहा है यार। 23 kgs के 3 बैग अलाउड है, काफ़ी सामान होता है, तो आराम से आप ला सकते हो। एक चीज़ जो मुझे यहाँ पे अच्छी लगी, जो एक्चुअली है कि जैसे आप सड़क क्रॉस कर रहे हो, आप किसी गाड़ी को हाथ देते हो तो वो बंदा एक्चुअली रुक जाता है, ठीक है। हम तो दिल्ली से हैं, CP में अगर आप किसी ऑटो वाले को या किसी गाड़ी वाले को हाथ दोगे, ठीक है, जानबूझ के पैर के यहाँ पे आके रोकेगा दिखाने के लिए कि अभी ठोक दूंगा, हट जा मेरे रास्ते से। तो यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। एक और चीज़ जो मुझे यहाँ सही लगी यार, यहाँ पे कोई ऐसे क्रॉस भी कर रहा होता है ना, अनजान होता है ना, तो मेजरली लोग आपको विश करते हैं गुड मॉर्निंग या जो भी। तो अच्छी चीज़ें सबसे सीख लेनी चाहिए, जिससे भी आप सीख सकते हो ना। तो उसमें कल्चर नहीं लाना चाहिए। तो अगर आप भी कहीं बाहर आते हो, तो मैं भी जैसे अब धीरे धीरे हैबिट बना रहा हूँ, तो अगर कोई भी आपको क्रॉस कर रहा है तो आप विश करो, क्या जा रहा है, नमस्ते बोल दो, थैंक यू बोल दो, गुड मॉर्निंग बोल दो, जो बोलना है बोल दो यार, बट मतलब एक्नॉलेज करो। तो वो मुझे थोड़ा देख के चेंज लग रहा है और अच्छा लग रहा है। और चीज़ जो मुझे अलग लगी, पता है क्या हुआ, एयरपोर्ट से मैं उतरा तो मैं जा रहा हूँ, इंडिया में तो आदत थी नहीं, और जैसे ही कोई मतलब हर कोने में ना एक फॉरेनर था, मतलब अंग्रेज़ था, तो फिर मेरे को देख के ये क्या हो रहा है, अरे यहाँ पे भी अंग्रेज़ हैं। तो मुझे थोड़ा अभी टाइम लगेगा इस चीज़ को एडजस्ट करने में कि अब मैं तो बाहर की कंट्री में और ये सब चीज़ें नॉर्मल है। तो काफ़ी हैरानी हो रही थी मुझे यार पहले। तो यार यहाँ पे ना इंडिया जैसा हिसाब नहीं है। इंडिया में क्या होता है कि आपके घर के बाहर एक बंदा आता है जो आपका कूड़ा कलेक्ट करता है, या फिर आप कहीं डालते हो। तो यहाँ पे आपको अपना कूड़ा खुद ही मैनेज करना है। तो अगर आप लोग आ रहे हो, तो जैसे मैं आया था तो मैं एक डस्टबिन बैग्स आते हैं ना, मैं डस्टबिन बैग्स का पूरा एक पैक लेके आया था। मांग ले ये रे, मैं से डस्टबिन बैग्स का पूरा पैक लेके आया था। और यहाँ के मैंने देखा कि कूड़ा ना सेग्रीगेट करके डाला जाता है। तो मैं दिखाता हूँ, जैसे जो मेरी प्रॉपर्टी ओनर हैं, उन्होंने यहाँ डाला हुआ है कि ये जो सारा बायोडिग्रेडेबल एक बिन में जाएगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल एक बिन में जाएगा। जो खाने के लिए पेपर बैग्स मिलते थे ना, इसी में मैंने अपना सारा बायोडिग्रेडेबल वाला कूड़ा डाल दिया। तो मैं एज इट इज़ पूरा पेपर बैग उसमें डाल सकता हूँ। पूरा नॉन बायोडिग्रेडेबल है पिछले 3-4 दिन का, तो ये अभी डालेंगे। यहाँ पे ना 3-4 दिन में ही सब कपड़े एक साथ धोते हैं, तो मेरे भी कपड़े गंदे पड़े हुए हैं, 3-4 दिन के एक साथ ही धोऊंगा। रोज़ कपड़े धोने का कोई पॉइंट नहीं है। प्लस अभी आपने देखा जैसे बाहर इतनी बारिश होती रहती है, कपड़े आराम से सूखते भी नहीं है, तो सरदर्दी है फालतू की ना। हाय गाइस, आई हैव माय फ्रेंड विद मी, ही इज़ फ्रॉम ब्राज़ील and he's gonna help me with the machine part. Can I speak in Hindi because my audience? Yeah, sure. Do you know any words in Hindi? Like No,
Not really. Okay, I'm gonna like, can I teach you some words? For sure. Okay, so like when you greet someone, you say namaste. Namaste. Yeah. This one I know. Yeah, that means that my soul recognizes your soul. Cool. You know about India, like anything do you know about India? Any famous thing that you know about India? I don't know. I know a little bit about the culture. Culture, like what do you like about India? Yeah, I know that I think people from north, there are those people that wear turbans. They are from north. From India. From north of India. Yeah, and they are pretty much everywhere in Canada here. Yeah, it snows a lot in winter in the northern part, and in the south part it's very hot. Yeah, it's very hot. It's pretty much like Brazil. Yeah, true. But in Brazil, it's the contrary. The north it's very hot, and the south it's colder. It's cold, okay. And in India also, football culture is very high. Yeah. So all the people, most of the people are fans of Messi and Ronaldo, but a lot of them are also fans of Neymar as well. Cool. Okay. Have a nice day. Thank you, man. You too, man. See you. Take care. तो मतलब सही बंदा है बहुत ही. उसने मेरी हेल्प भी कर दी मशीन सेटअप करने में. मेरे पास सोप नहीं था, उसने सोप डाल दिया है. तो बहुत ही सही लोग हैं. आप मतलब थोड़ा ना फ्लेक्सिबल रहना जो भी आएगा ना, कि ये नहीं अपने में घुसे पड़े हैं और मैं तो बात क्यों करूँ, उसने बात नहीं की. ऐसा नहीं होता यार, किसी को तो एफर्ट लेना पड़ेगा. मैं ना सोच रहा था कि इस व्लॉग बड़ा बोरिंग होगा, कंटेंट नहीं आ रहा है. आ गया कंटेंट. तो ऐसी ना मैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए फेसबुक पे चेक कर रहा था. तो मुझे एक जॉब अपॉर्चुनिटी मिली बहुत ही अच्छी. ठीक है, पर्सनल असिस्टेंट की जॉब अपॉर्चुनिटी. कुछ नहीं, ईमेल करना है, स्केड्यूल वगैरह करना है टाइम, और $600 पर वीक की अपॉर्चुनिटी. मुझे भी थोड़ा शक हुआ, और टू गुड टू बी ट्रू, बट मैंने कहा चलो अप्लाई करते हैं. तो मैंने इनको अप्रोच किया. तो इनका नाम वहाँ पे कुछ और है. फिर इसने बोला कि टेलीग्राम पे आओ. टेलीग्राम पे मैंने ज्वाइन किया. वहाँ पे कुछ और नाम पड़ा है, पैमिला रॉबिन्सन करके कुछ पड़ा है. ठीक है, तो पूरा इसने मुझसे इंटरव्यू वगैरह लिया, पूरे नेट से क्वेश्चन निकाले, स्ट्रेंथ अपॉर्चुनिटी वगैरह वगैरह. तो मुझे तब भी समझ नहीं आया था. मुझे लग रहा था कि जेन्युइन इंटरव्यू है. मैं अपने टाइप वाइप करके दे रहा हूँ, वेरी गुड गुड गुड. ठीक है, 2 मिनट में आ गया कि यू हैव बीन सेलेक्टेड वगैरह, और कल रेडी रहना. एक जॉब ऑफर सा बना के दे दिया, वो मैं ब्लॉग में दिखाता हूँ. मैंने वो जॉब ऑफर वगैरह साइन करके इसको दे दिया. तो अभी भी चल ही रहा है वो फ्रॉड. तो उसके बाद क्या हुआ, इसने मुझसे 5-6 लोगों को ईमेल्स कराए कि सॉरी फॉर द डिलेड रिस्पॉन्स, और मैं नहीं कर पाई रिस्पॉन्स. आई वॉज बिजी, और यू कैन कॉन्टैक्ट इट थ्रू माई, मतलब मैंने नया बंदा हायर किया, उसके थ्रू मुझे कॉन्टैक्ट कर लेना अगली बार. तो मैंने वो रिस्पॉन्स बना के 5-6 लोगों को मेल कर दिया. मुझे पक्का पता है वो भी नकली ईमेल आईडीज़ हैं. ठीक है, फिर ये मुझे आती है कि मैंने अपने कुछ क्लाइंट्स को गिफ्ट कार्ड्स भी देना चाहती हूँ एज अ कंपनसेशन. तो तुम्हें ना वॉलमार्ट जाके गिफ्ट कार्ड्स खरीदने पड़ेंगे. तो मैंने कहा ठीक है. अब मैं इसलिए लकी बच गया क्योंकि मैं हूँ अभी क्वारंटाइन आइसोलेशन में. मैंने सिर्फ सीधा बोल दिया भाई मैं तो नहीं जा सकता. ठीक है, फिर मेरे से दिमाग लग रहा था. मैंने से बोला कि आई हैव सम फ्रेंड्स आई कैन आस्क देम. कहती ठीक है, आस्क देम एंड लेट मी नो. मैंने कहा ठीक है. फिर मैंने सोचा कि ये ऑनलाइन क्यों नहीं खरीद रही. इंडिया में आजकल सब ऑनलाइन खरीद रहे हैं गिफ्ट कार्ड. मैंने कहा यू कैन बाय इट ऑनलाइन. मैंने 5-6 से वेबसाइट निकाल के दे दी कि ये ऑनलाइन है, ठीक है, और तू खरीद ले तू. इसने मुझे बोला कि मैं तुझे पैसे, तू गिफ्ट कार्ड खरीद, मैं तेरे को एक चेक दूंगी. ठीक है, अभी यार इंडिया से आ रहे हैं हम, हमें नहीं पता कि चेक बाउंस हो जाते हैं, पीछे से पैसा खींच लेगी अकाउंट से, नकली चेक होगा, हमें नहीं पता चल रही है ये चीज़ें. तो अब ये सीन है कि अभी मैं तो बाहर गया नहीं, तो मेरे अकाउंट भी नहीं है. तो मैं चेक कौन से अकाउंट के नाम पे लूँ, किसके नाम पे लूँ. तो मैंने इसको, खैर मैंने इससे बोला कि ऑनलाइन लेता हूँ. 5-6 वेबसाइट निकाल के दे दी कि इनमें गिफ्ट कार्ड वगैरह ले लेते हैं ऑनलाइन. तो मैंने इसको, तब मुझे थोड़ी घंटी क्लिक करी कि यार कुछ सीन लग रहा है इसका. मैंने इसको बोला कि एनीवे तू मुझे चेक लिख के देने वाली थी, और एक काम कर, तू ही गिफ्ट कार्ड खरीद ले, मुझे उनके कोड दे दे, मैं ईमेल कर देता हूँ. एक ही तो बात है. ऐसे पैसे, ऐसे कान पकड़ना था, ऐसे पकड़ना था, एक ही तो बात होती है. तो ये एकदम से इसकी टोन बदल गई. नो 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 नो, यू विल हैव टू डू इट, यू विल हैव टू परचेज इट, ऐसे ऐसे करके लिखने लग गई. मैंने लिख दिया कि भाई मैं 7 दिन तक आइसोलेशन में हूँ, मैं तेरे ये $600 के चक्कर में जेल थोड़ी चले जाऊँगा. यहाँ पे $1 मिलियन का फाइन है यहाँ पे.
तो मैंने कहा मैं अपने दोस्त से पूछता हूँ। अब ऐसे करके मैंने इसको भी लटका रखा है, ठीक है। इसका मुझे मैसेज आया है कि तुम्हें मैं थोड़ी देर, मुझे तभी मैसेज करना जब तुम्हारे दोस्त से कुछ रिस्पॉन्स आए। तो मैं अभी से ओके लिख के देखता हूँ ये कितना झूठ करती है। और मैंने इनकी जो कनाडा की ना ये हेल्पलाइन है रिपोर्ट फ्रॉड करके, बट ये सिर्फ मंडे से फ्राइडे तक चलती है। तो अब मैं रिपोर्ट नहीं कर सकता। और अगर मैं कल तक रुक गया तो मंडे हो जाएगा। कल तक मैं रुक जाता हूँ इसे, और कल मैं एक बार इनसे बात करके पता करता हूँ ये जॉब अपॉर्चुनिटी असली है कि फ्रॉड है। 90% मैं श्योर हूँ ये फ्रॉड है, क्योंकि मैंने नेट पे थोड़ा बहुत ऐसे ही चेक किया था। कनाडा में ये स्कैम्स हैं, गिफ्ट कार्ड वाले स्कैम्स हैं काफ़ी सारे, तो वो मैं चेक कर रहा हूँ। फ़न आ गया। एक और चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा, जो मेरी साइड से भी गलती रह गई, कि जब उसने ऑफ़र लेटर वगैरह दिया ना, तो ऑफ़र लेटर किसी लेटर हेड पे नहीं था। जिस मेल से आया वो मेल भी ऐसे ही थी। तो मतलब मुझे भी देखना चाहिए था कि ये सब चीज़ें आपको देखनी चाहिए। मतलब बाहर किसी भी देश में जा रहे हो ना, आपको थोड़ा सावधान रहना ही चाहिए, क्योंकि यार यहाँ ना फ्रॉड बहुत होते हैं। और मेरे को भी जैसे थोड़ा भी जॉब की डेस्परेशन है, ये सब है। बट अच्छा हुआ, चलो मेरे घर वालों का आशीर्वाद है, मेरी दादी और मेरी नानी तो बोल के भेजा हुआ है कि भाई किसी पे भरोसा नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो मतलब मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। और अभी मैंने क्या करा बीच में ना, मैंने उनसे मज़े लेना शुरू कर दिया टेलीग्राम पे। मैं उनसे मैसेज कर रहा हूँ कि प्लीज़ सेंड माई वीकली सैलरी, आई डोंट हैव मनी, आई नीड मनी, और ये और वो और ऐसे ऐसे करके। तो काफ़ी मज़े लिए मैंने भी। उसका आया कि मतलब जैसे मैंने बोल दिया ना गिफ्ट कार्ड लेने के लिए मेरे पास तो कोई दोस्त नहीं है, तो उसने बोला चलो ऑनलाइन ही ले लो, मैं तुम्हें बता देती हूँ कौन सा ये वो। मैंने बोला कि ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है। कहती है अच्छा कौन सा अवेलेबल है वो बताओ, वो ले लो। तो फिर उसके बाद मैंने, उसकी ग्रामर बिगड़ गई, वो कुछ उल्टा पुल्टा इंग्लिश में लिखने लग गई। मैंने लिखा भाई ग्रामर तो ये सही कर ले। तो कहता व्हाट डू यू मीन, आई डोंट गेट इट। मैंने बोला कि कैन वी हैव अ वीडियो कॉल। तो उन्होंने बोला कि वीडियो कॉल, आई एम राइट नाउ विद क्लाइंट्स। मैंने कहा मुझसे ना गिफ्ट कार्ड ऑनलाइन परचेज़ नहीं हो रहा, तो प्लीज़ वीडियो पे आ जाओ, मेरी हेल्प कर दो, मुझसे समझ नहीं आ रहा। तो अब उसका आया कि आई एम विद क्लाइंट्स वगैरह करके। फिर मैंने कहा कि जब तक वीडियो नहीं होगी तो मैं तो नहीं परचेज़ कर रहा। तो उन्होंने कहा यू डोंट ट्रस्ट मी। मैंने कहा ट्रस्ट की बात नहीं है, आई जस्ट नीड अश्योरिटी। तो उसके बाद से अब शायद मुझे ब्लॉक कर दिया, जो भी है, मतलब आगे कोई बात नहीं हुई। कल मैं इनको रिपोर्ट करूँगा। आज तो हेल्पलाइंस बंद हैं फ्रॉडस्टर वाले में, कल मैं रिपोर्ट कर दूँगा। तो जो गिफ्ट कार्ड होता है ना, अगर आपसे पैसे मैं आपसे पैसे लेता हूँ, ठीक है, आप वो ट्रांजैक्शन दिखा दोगे ऑनलाइन, ट्रेस हो जाएगा कौन से अकाउंट से कहाँ पे गया है। लेकिन अगर आप गिफ्ट कार्ड लेके किसी को वो नंबर देते हो तो कुछ ट्रैक नहीं होता, ठीक है। तो ये सीन है। तो अभी तो मैं कोई रिस्पॉन्ड भी नहीं करूँगा, ऐसे ही छोड़ देता हूँ मैं इसको इग्नोर पे। और मंडे कल मैं रिपोर्ट करूँगा इनका सारे ईमेल आईडी वगैरह जहाँ से मुझे आई है। देखते हैं वो लोग कुछ कर सकते हैं। भाई आई एम प्रीटी श्योर ये लोग कनाडा में भी नहीं है, क्योंकि इसने मेरा वीडियो इंटरव्यू तक नहीं लिया। यार वो जो कल फ्रॉडस्टर वाला था सीन, मैंने आज मंडे है, आज हेल्पलाइन पे कॉल किया था। उन्हें मैंने नेसेसरी डिटेल्स बता दिए हैं। और वैसे तो मेरा तो कुछ पैसे वैसे का ट्रांजैक्शन हुआ नहीं है, बट उनको मैंने फिर भी बता दिया है, ईमेल आईडीज़ वगैरह उनको दे दिए हैं, ताकि अगर वो आगे कोई एक्शन लेना चाहें तो अपनी साइड से तो जो कर सकता था कर लिया है। ओ भाई सपोर्ट है यार। मेरा आधे से ज़्यादा ब्लॉग ऐसे कमरे में ही है ये वाले, क्योंकि आइसोलेशन के हिसाब से तो मुझे बाहर जाना नहीं चाहिए। सेकेंडली 5th डे और 10th डे पे आपको कॉल आती है अथॉरिटीज़ की। तो अगर कोई भी आइसोलेट कर रहा है, मैं बोलूँगा कि एक टेम्परेरी नंबर ले आओ। बहुत सारी वेबसाइट हैं, मैट्रिक्स करके कंपनी है जिससे मैं टेम्परेरी नंबर लाया हूँ 1 महीने के लिए। मैंने जो डील ली है 199 का कुछ था, और फिर जीएसटी के साथ वो 23 का कुछ पड़ गया। वो उनकी वेबसाइट वगैरह पे नहीं था, मैंने कॉल करके पता करके निकाला है। तो आप भी वो ले सकते हो। उसमें अनलिमिटेड लोकल कॉलिंग है और 500 मिनट शायद इंडिया कॉलिंग है विद सम नेट। तो काफ़ी होता है। यहाँ पे तो वाईफाई वगैरह सब है, तो आपको वाईफाई की इतनी अच्छी स्पीड है, आप व्हाट्सएप कॉल ही चलाओगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो इतनी नीड तो होगी नहीं। सेकेंडली 5वें और 10वें दिन जो भी है वो सिम आपके पास होना चाहिए, या वैसे वो कॉल कर, अगर आपका कोई और फ्रेंड भी उठाता है उसका नंबर भी दे सकते हो जो है घर में, वो उसे बोलेंगे फ़ोन ट्रांसफ़र करो।
नॉर्मली पूछते हैं सब कि खाने पीने का हिसाब क्या है, कैसे कर रहे हो, कुछ ज़रूरत तो नहीं है, और ये सब बाहर तो नहीं निकल रहे, वार्निंग देते हैं बाहर नहीं जाना वरना $1 मिलियन का फ़ाइन लग जाएगा वगैरह। भैया $1 मिलियन तो मैं देने से रहा, मुझे या तो इंडिया भेज देना या यहाँ जेल डाल देना, $1 मिलियन तो मैं दूंगा नहीं। आज सेकंड लास्ट डे है, कल लास्ट डे है मेरा। व्लॉग को मैं तो यहीं ख़त्म करूँगा क्योंकि और ज़्यादा कुछ है नहीं। लास्ट डे पे आई थिंक एक अथॉरिटी की तरफ से कॉल आएगी और मैं अपना सामान वामान रैप करना शुरू करता हूँ। 14 दिन सही रहे। अगर आप में से कोई आ रहा है कनाडा और उसे भी क्वारंटाइन करना पड़ा, होपफुली ना करना पड़े बट करना पड़ा, तो मेरी तरफ से तो ये टिप्स एंड ट्रिक्स हैं कि छोटा मोटा खाने का रेडी टू कुक सामान ले आओ अपने साथ, भेलपूरी जो आप खुद बना सकते हो और आपको मिनिमम चीज़ों की ज़रूरत पड़े उसके लिए, ताकि कभी भी भूख वूख लगे तो कर लो आप। टिफ़िन सर्विसेज वगैरह वैंकूवर में अच्छी हैं, तो वैंकूवर में आप टिफ़िन सर्विस लगवा सकते हो। देखना रूम में ज़्यादा से ज़्यादा एमिनिटीज़ हो, हीटर हो, आपके पास माइक्रोवेव फ्रिज हो ताकि हो जाए। अगर किसी को जानते हो तो प्लीज़ उससे हेल्प लो क्योंकि बहुत फ़ायदा मिलेगा ग्रोसरीज वगैरह के लिए। सेकेंडली भाई मेरे साथ तो फ्रॉड होते होते बचा है, तो हमेशा अलर्ट रहो यार। यहाँ पे कोई किसी का नहीं है यार, आपको अपना खुद ही देखना है, ठीक है। घर पे क्या होता है, हम एक बहुत सिक्योर एनवायरनमेंट में होते हैं, तो यहाँ आप उस सिक्योर्ड एनवायरनमेंट से एकदम से ऐसे जैसे पालतू बिल्ली को जंगल में नहीं फेंक दिया जाएगा, बिल्कुल वैसी वाली बात है। आपको यहाँ अपने खुद ही ध्यान रखना है। मम्मी पापा दादी दादा नानी नाना सब बोलेंगे खुद ध्यान रखना है, बट भाई खुद के दिमाग में जब तक वो बात नहीं जाती ना तो सब बेकार है। अपना पासपोर्ट, अपना SIN और ये सब, अपना कैश कितना है, अपने डॉक्यूमेंट्स, ये सब बचा के रखो यार। ऐसे किसी को भी फालतू में नहीं देना है। बहुत ज़्यादा फ्रॉड है यहाँ पे क्योंकि इन्हें भी पता है यार क्या नस दबानी है, क्या दुखती नस है। जॉब आपकी ये सब दुखती नस है क्योंकि हर किसी को चाहिए, तो फिर वो रहता है सीन। बाकी मेरा स्टे अच्छा रहा, बड़े आराम से 14 दिन निकल गए। मेरे जो ऊपर ओनर हैं वो इस घर के ओनर भी हैं और उनकी प्रॉपर्टी, जिनकी प्रॉपर्टी है, चाइनीज़ फैमिली है, वो लोग अच्छे थे काफ़ी, तो मतलब उन्होंने हेल्प की है। तो मैं सोच रहा हूँ उनको कुछ दे के जाऊँ। मेरे पास फाफड़ा वाफड़ा बचा हुआ है, मीठा उन्हें ज़्यादा पसंद नहीं आएगा, तो मैं सोच रहा हूँ एक फाफड़े का पैकेट दे दूँ क्योंकि मेरे पास कुछ है ही नहीं, तो यार अब वही दे देता हूँ। आई थिंक दे लाइक इट। बाकी कनाडा का सफ़र तो मेरा शुरू होगा। आई होप, रियली होप कि मैं अच्छे से कवर कर पाऊँ, आप सबको दिखा पाऊँ। थैंक यू सो मच जर्नी में बने रहने के लिए। फिर आगे मिलते हैं अगले ब्लॉग में।